हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों, सभी लोग तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये कैसी क्लास होगी जो पूरा निचोड़ स्ट्रेटेजी के करंट कौन सी चीज कहां पर है उसका पूरा निचोड़ आप सभी के सामने रखेगी। तो आप सभी साथी पेन कॉपी लेकर तैयार होना, आपको बहुत फायदा होगा। पहले हम लोग हर क्वेश्चन के साथ, हर करंट के क्वेश्चन के साथ उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी की हो सकती है वो सब साथ में पढ़ते चलेंगे। और लास्ट में 10 मिनट में हम लोग जितनी स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ेंगे उसका रिवीजन करेंगे। तो सबके सब साथी पेन कॉपी लेकर बैठना। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। क्या आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हैं? एक बार जोश से बोल दो, हाउस द जोश। हाई सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? 2025 से ध्यान दीजिएगा, ये 5 लाख रुपए का पुरस्कार है। किसका भैया? ये 5 लाख रुपए का पुरस्कार है। मनोहर पर्रिकर जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उनके नाम पर मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। ये डॉक्टर साई गौतम को मिला है। किसे मिला है? डॉक्टर साई गौतम। ये किस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक है। कहाँ के भैया? भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जिसको IISc भी कह देते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से संबंध रखते हैं। इसी में याद रखिएगा, ये कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस से जुड़े हुए हैं। किससे भैया? कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस करके एक सब्जेक्ट है, उससे जुड़े हुए। और किस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु से संबंध रखते हैं। इसमें IISc के विषय में पूछ लेता है, भारतीय विज्ञान संस्थान के विषय में। तो जो ये IISc नामक संस्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं प्रसिद्ध, शोध आदि के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 1909 में जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 1909 में। और इसका जो पहले डायरेक्टर बने, या इसको ये जो पहले डायरेक्टर कह सकते हो, या इस संस्थान के जो पहले निदेशक बने, जिसको मुखिया भी कह सकते हैं, वो साथी MW ट्रेवर्स करके व्यक्ति थे। कौन थे? MW ट्रेवर्स करके, जिन्होंने, अगर कोई आपसे पूछेगा तो अच्छे से याद रखेगा, इन्होंने विलियम रामसे के साथ जो नोबल गैसेस होती हैं, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं ट्रेवर्स, MW ट्रेवर्स। और इसके पहले भारतीय निदेशक जो बने, प्रथम भारतीय निदेशक जो इसके मुखिया बने या इसके चीफ बने, तो वो थे CV रमन साहब। कौन थे भैया? CV रमन, जिनको 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। तो अच्छे से याद रखिएगा, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साई गौतम करके हैं। 5 लाख रुपए का पुरस्कार है। ये किस संस्था से बिलोंग करते हैं? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। और ये किस कोर्स के एक प्रकार से कह सकते हैं वैज्ञानिक है? कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस। IISc भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। 1909 में इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा। इसके प्रथम निदेशक MW ट्रेवर्स बने। और प्रथम भारतीय निदेशक कौन बने? CV रमन साहब। प्रथम भारतीय निदेशक कौन बने? तो आप कहोगे सर CV रमन साहब बने। जो ये बेंगलुरु है, यहाँ पर आपको साथ ही बहुत सारी संस्थाओं के हेडक्वार्टर मिलेंगे। बेंगलुरु की एक खासियत है कि यहाँ पर बहुत सारे संस्थाओं के हेडक्वार्टर है। जैसे इसरो का हेडक्वार्टर है, यहीं पर याद रखिएगा नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है। यहीं पर राष्ट्रीय मस्तिष्क निमहेंस करके संस्थान हो जाता है। यहीं पर कौन सा है? यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च
भारतीय बागवानी संस्थान, कॉफी बोर्ड और सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? बेंगलुरु में। कॉफी बोर्ड और सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? आप कहोगे सर बेंगलुरु में। तो पहले का उत्तर क्या बन गया? ये आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य के अंबाजी सफेद मार्बल को जीआई टैग मिला है? ज्योग्राफिकल संकेतक मिला है। तो याद रखिएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी कह सकते हैं, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, या इसको भौगोलिक संकेतक भी कह सकते हैं हिंदी में। जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इसको साथ ही भौगोलिक संकेतक भी कह सकते हैं। ये अगर कोई पदार्थ या कोई वस्तु किसी विशेष प्रकार से बनाई जाती है और हमारे भारत के किसी भी राज्य के किसी विशेष स्थान से संबंध रखती है, तो कोई उसकी कॉपी ना कर सके, उसको जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है। ये जीआई टैग अच्छे से याद रखिएगा। ये जो जीआई टैग है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आप इसे कह सकते हो, या इसे एक प्रकार से आप अमूर्त संपत्ति भी कह सकते हो, या इसे प्रकार से बौद्धिक संपदा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बौद्धिक संपदा, एक प्रकार का कॉपीराइट, एक प्रकार का कॉपीराइट। इसके लिए भारत में जीआई टैग से लेकर एक एक्ट है 1999 का, जो 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। कब से? 15 सितंबर 2003 से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये कब से लागू हुआ? 15 सितंबर 2003 से ये जीआई टैग एक्ट लागू है। इसके तहत भारत में जो जीआई टैग की रजिस्ट्री है, जो जीआई टैग को रजिस्टर करती है, ये चेन्नई में स्थित है। जीआई टैग रजिस्ट्री कहां पर स्थित है? तो कहोगे सर तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। एक बार जो जीआई टैग दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल होती है। उसके बाद में इसको रिन्यू कराना पड़ता है। इसको क्या कराना पड़ता है? रिन्यू। एक डब्ल्यूटीओ का अंतरराष्ट्रीय समझौता है ट्रिप्स समझौता। तो ये जो जीआई टैग प्रदान किए जाते, ट्रिप्स समझौते के तहत प्रदान किए जाते, इसमें ट्रिप्स की फुल फॉर्म हो जाती है, लिख लीजिएगा इसको, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स। तो एक प्रकार का इसे कॉपीराइट मानिए, या एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि जो जीआई टैग है ये वस्तु को कॉपीराइट के तौर पर, एक बार में इसकी वैधता कितनी होती है? 10 साल। जीआई टैग की रजिस्ट्री कहां पर है? चेन्नई। जीआई एक्ट 1999 15 सितंबर 2003 से लागू। तो जो अंबाजी मार्बल के लिए गुजरात को मिला है, अंबाजी मार्बल के लिए ये जीआई टैग हाल ही में किसको मिला है? गुजरात को। याद रखिएगा, यदि पूछे सबसे ज्यादा टैग, सर्वाधिक जीआई टैग ये किस राज्य को मिले हैं, तो सर्वाधिक जीआई टैग ये उत्तर प्रदेश को मिले। उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी को, उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी को सबसे ज्यादा जीआई टैग। और पहला जीआई टैग प्रोडक्ट पूछेगा तो याद रखिएगा भारत का दार्जिलिंग चाय सबसे पहला पूछे, तो दार्जिलिंग चाय, जिसको 2004-05 में पूरे भारत में सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को ये सबसे पहले। यहीं पर गुजरात के विषय में लिख लेना, गुजरात में लोकसभा की सीट हो जाती है 26, राज्यसभा की सीट हो जाती है 11 और विधानसभा की सीट कितनी हो जाती है? 182। गुजरात में लोकसभा की सीट हो जाती है 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की सीट कितनी हो जाती है? तो कहोगे सर 182। अब यहां से जीआई टैग के विषय में आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। जीआई टैग के विषय में यहां से साथी आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। समझी मेरी बात? आपसे ट्रिप्स फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का अंतरराष्ट्रीय समझौता है, विश्व व्यापार संगठन का अंतरराष्ट्रीय समझौता। जबकि कितने साल के लिए वैध होते हैं? 10 साल के लिए। और इसकी रजिस्ट्री कहां पर है? चेन्नई में। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य को सर्वाधिक जीआई टैग प्रदान किए गए,
तो आपका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। रखा है अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस, ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस ये कब मनाया जाता है? इसी में आप लिख लीजिएगा, कुछ आपसे पूछेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। आपसे ये तो अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस पूछ रहा है, आपसे विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे या अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस भी कह सकते हैं। विश्व बाल दिवस ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस ये कब मनाया जाता है, ये भी इसके साथ आपको बता के चलना है। तो जब आपको इंटरनेशनल शब्द लगा जाए, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस या इंटरनेशनल, तो अच्छे से याद रखिएगा ये 17 नवंबर को। फ्लो चार्ट का देख लेता हूं कैसे ओपन नहीं हो रहा, अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। आपके हो सकता है एप्लीकेशन में, आपके फोन में जो वो एप्लीकेशन ओपन करने वाली होती है वो नहीं हो, तो मैं दिखवा लूंगा, वो ओपन हो जाएगा, उसकी फिक्र ना करें। सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को एक बार व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दें। तो मेरा भरोसा करो बच्चा, मैं बहुत 2018 से 2017 से कहो तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में। आप ये जितनी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा जानकारी देकर चल रहा हूँ, यही वो जानकारी है जिससे केवल एग्जाम नहीं निकाले जाते, टॉप किए जाते। और इसमें मुझे तो बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसको पढ़ने में आपका सर दर्द करेगा? एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको पढ़ने में, बशर्ते कि आप थोड़ा ध्यान से, मतलब पूरा एकदम ईमानदारी से, डेडिकेशन से पढ़ें, तो मैं सब तुम्हें याद करा दूंगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात आ जाएगी 24 जनवरी को। भाई राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अगर विश्व बाल दिवस की बात आ जाए तो प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बाल दिवस तो 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे, ये राष्ट्रीय बाल दिवस के तौर पर। अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस पूछा है, 17 नवंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अंतरराष्ट्रीय, इसी में अगर साथी विश्व छात्र दिवस पूछ लेता, इसी में विश्व छात्र दिवस पूछ लेता तो 15 अक्टूबर। इंटरनेशनल लगा हुआ है तो यहां पर 17 नवंबर। और विश्व छात्र दिवस पूछ लेता, विश्व छात्र दिवस तो 15 अक्टूबर, एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे पूछ लेता तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे अलग होता है और वर्ल्ड स्टूडेंट डे अलग होता है। ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें 4-5 है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व छात्र दिवस कब हो जाता है? हो गए सर 15 अक्टूबर। कब हो जाता है भैया? 15 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 4, किस राज्य ने अपने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए एक शब्द होता है सती, सिल्वर इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? सिल्वर अर्थव्यवस्था या रजत अर्थव्यवस्था। सिल्वर अर्थव्यवस्था या आप इसे रजत अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। जो रजत अर्थव्यवस्था शब्द होता है, ये किसी देश में बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी या जो ऐसी सुविधाएं जो बुजुर्गों की देखरेख से संबंधित है, बुजुर्गों की देखरेख से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है उसको सिल्वर इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वर इकोनॉमी। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस बताइए, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। तो इस राज्य के बारे में समझ लीजिए, 1 दिसंबर 1963 को इस राज्य का गठन हुआ। इस राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर इनका स्थापना दिवस होता है। विधानसभा की 60 सीट है, जबकि लोकसभा की भी एक सीट है, राज्यसभा की भी एक सीट है।
लोकसभा की भी एक सीट है, राज्यसभा की भी एक सीट है। यहां पर सिल्लुई झील हो जाती है। सुल्लुई झील, सुल्लुई झील यहाँ की एक प्रसिद्ध झील है। और यहीं पर याद रखिएगा सारामती, आप ये भी कह सकते हैं चोटी, या सारामती पर्वत, माउंट सारामती लगभग 3800 कुछ मीटर ऊंचा है। भाई माउंट सारामती कितना ऊंचा है? 3826 मीटर ऊंचा, 3826 मीटर ऊंचा। इसकी राजधानी हो जाती है कोहिमा। राजधानी क्या है कहोगे सर? कोहिमा। राजधानी हो जाती है कोहिमा। और इसका सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। सबसे बड़ा शहर क्या हो जाता है? दीमापुर। दीमापुर इसका सबसे बड़ा शहर है। तो याद रखिएगा वो किसकी बात कर रहे हैं? नागालैंड की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड ने घोषणा की है कि अपने सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963, विधानसभा 60, लोकसभा 1, राज्यसभा 1। यहां पर सुल्लुई झील है। और कौन सी चोटी पाई जाती है? माउंट सारामती या सारामती चोटी। अच्छे से याद रखिएगा साथी, 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है। इसका भैया जो ओल्डर पर्सन्स 2025 करके है, 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष, 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष ये कह सकते हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। अच्छे से याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को। तो अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब होता है? 1 अक्टूबर। किसने घोषणा की है? नागालैंड ने। इसी में यहीं पर याद कर लीजिएगा कि 1 से 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष, साल 2000 से चलता है ये, 1 से 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव भी होता है। नागालैंड में एक प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भी होता है। नागालैंड में प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है। अच्छे से याद रखेगा, नागालैंड में प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में। कितने दिन का त्योहार है? 1 से 10 दिन का त्योहार। तो चौथे का उत्तर भी यहां पर आपका बिल्कुल सही है। पूछा है 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया? 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट एक प्रकार का ऐसा समझ लीजिए कि पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने का एक मेला है। इसको एक तौर पर आप पर्यटन मेला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? इससे आप मोटे तौर पर पर्यटन मेला भी कह सकते हैं। तो 13वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये कहां पर उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया गया। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब सिक्किम के विषय में समझ लीजिए। सिक्किम, सिक्किम अच्छे से याद रखिएगा, इसको साथी इस्माइल्स का देश कहते हैं। मुस्कुराता हुआ देश कह रहा हूं, राज्य कहते हैं। सिक्किम याद रखिएगा सबसे पहले 35वें संविधान संशोधन से 1975 में भारत का एसोसिएट राज्य बना। और 36वें संविधान संशोधन से, 36वें संविधान संशोधन 1976 से, जो 36वें संविधान संशोधन ये भारत का पूर्ण राज्य बना। ये भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछेगा कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कौन से संशोधन से बना? 36वें संविधान संशोधन 1976। और ये वैसे भारत का राज्य कब बना था? 35वें संविधान संशोधन 1975। लेकिन पूर्ण राज्य ये 36वें संविधान संशोधन 1976 से 22वां पूर्ण राज्य बना। सिक्किम की एकमात्र, सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल के साथ भारत के एक राज्य से, भारत के एक राज्य से सीमा बनाता है। भारत के एक राज्य से सीमा। अच्छे से याद रखेगा इस बात को कि जो सिक्किम है वो भारत के केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल से। इस तरह के क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछता है। ये किससे बनाता है? तो कहोगे सर पश्चिम बंगाल से। किससे भैया? पश्चिम बंगाल से। यहीं पर याद रखिएगा विधानसभा की 32 सीट है। विधानसभा की कितनी सीटें? 32। सबसे कम
जितने भी राज्य यूनियन टेरिटरी है उसमें सबसे कम, जबकि लोकसभा की भी एक सीट है। और अच्छे से याद रखेगा भैया, राज्यसभा की भी एक सीट है। सिक्किम में लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक सीट हो जाती है। यहीं पर और याद रखना, एक साथ ही चुटकी डांस हो जाता है। यहीं पर क्या हो जाता है, एक चुटकी नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है, मारूनी नृत्य भी, ये यहीं का सिक्किम का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सिक्किम की संस्कृति में एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मठ है जिसको रूमटेक मठ कह देते हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मठ है जिसको रूमटेक मठ। ये भारत का प्रथम ऑर्गेनिक राज्य है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य भी सिक्किम है। तो 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन सिक्किम में किया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम में विधानसभा सीट कितनी है, 32, लोकसभा 1, राज्यसभा 1। सिक्किम की एकमात्र सीमा भारत के एक राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल से। बाकी तीनों तरफ, एक तरफ भूटान, चीन और नेपाल स्थित है। एक और याद रखेगा, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा 8,586 मीटर माउंट कंचनजंगा पर्वत स्थित है। कौन सा? कंचनजंगा पर्वत। माउंट कंचनजंगा पर्वत जो है दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा 8,586 मीटर कंचनजंगा पर्वत, यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। इस सीमा पर स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। पांचवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रखेगा। सिक्किम का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये बिल्कुल सही है। तो आप जितने भी साथी हैं जो अभी तक एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास बैच से नहीं जुड़े, तो सबके सब जुड़ जाइए। अभी आप देखोगे साथी इतने महंगे महंगे सब कुछ, कोई आवश्यकता ही नहीं है। जितना इस तरह की वैकेंसी का एग्जाम पर को एक प्रकार का एक्सपीरियंस है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके हिसाब से। साथी ध्यान दीजिएगा कि एक एक जितने, चाहे वो हिस्ट्री हो, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था, विज्ञान या आपकी पॉलिटी, इस तरह की जितने भी ये हमारे पास नोट्स हैं, जो पूरे के पूरे नोट्स इसमें फ्लो चार्ट के अपलोड हुए। और बढ़िया 6-7 घंटे की लाइव क्लास, एक से एक बढ़कर टीचर है सारे के सारे। और कितने दिन का सिलेबस? 60 दिन का सिलेबस है तुम्हारा। कितने दिन का एक बार कमेंट करके बता दो। जो इसकी तैयारी है ये कितने दिन की तैयारी है? 60 दिन की। जबकि पेपर कब होगा? पेपर अप्रैल 2026 में। तो उसमें तो हमें 60 दिन और मिल गए, मतलब 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे। इसके आपको 5 बड़े फायदे हैं कि आपको 7 क्लासेस मिल गई, उसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ा। बिल्कुल आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाएगा। ये नहीं यहाँ पढ़ रहा हूँ वहां पढ़ रहा हूँ, ये क्लास यहाँ से ली, वो क्लास वहां से ली, कभी टॉप 50, कभी टॉप 10, कभी टॉप 20। तीसरी चीज, स्टडी मटेरियल के लिए आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। अब 10 प्रकार के स्टडी मटेरियल लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं आपको ट्रैक कर पाऊंगा, जैसे उपस्थिति लगती थी ना कि भाई कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है क्लास में, कि मुझे टेस्ट से पता चल जाएगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैंने 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया एप्लीकेशन पर, रोज वाला टेस्ट लिया, चैप्टर वाला टेस्ट लिया, और जो वीकली टेस्ट होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा ये 50,000 बच्चे हैं जो वीकली टेस्ट दे रहे हैं और इनका ये स्कोर आ रहा है, ये बच्चे एग्जाम निकाल लेंगे, इनमें ये फायदा है। तो बहुत अच्छी गाइडेंस है, सबके सब साथी जरूर जुड़ जाना। इसलिए मैंने उसको आपको, कि आपकी टेंशन फ्री हो जाए, आपके ऊपर कोई अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ ना हो, उसको 999 का किया। नहीं तो ऐसा नहीं बच्चे में उससे 499 या 500 का नहीं, मतलब एक प्रकार से रख सकता था। और मैंने सोचा आर्थिक बोझ ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी मतलब ये इससे बच्चा बच्चा जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का, गरीब परिवारों के, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आपका जिम्मेदारी बनती है, आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई ऐसी चीज में पूरी जी जान, तो मैं भी साथी अपने सारा सिस्टम को अच्छे से मैनेज करते हुए रिजल्ट पे फोकस कर पाऊंगा। ठीक है बाबू, चलिए। भारत का सुरक्षा सचिव, ये साथी किसे नियुक्त किया गया है? ये वर्तमान में रॉ के चीफ है। वर्तमान में जो भारत की एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी है, भारत की वर्तमान में, ये याद रखिएगा, रॉ के चीफ, वर्तमान में रॉ के चीफ या रॉ के चीफ भी है,
रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका काम है, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसको रॉ भी कहते हैं, यही वो संस्था है भैया जो भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है, देश के बाहर से खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करती है। देश की बाहरी खुफिया सूचना एजेंसी है जिसको रॉ कहा जाता है। तो पराग जैन ये पूर्व आईपीएस है, पराग जैन, इन्होंने सुरक्षा सचिव की जिम्मेदारी भी संभाली है। कहां पर? कैबिनेट सचिवालय में, जो सीधे किसको रिपोर्ट करते हैं? सीधे प्रधानमंत्री जी को। तो अच्छे से याद रखिएगा, कैबिनेट सचिवालय में इनको सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव की एक प्रकार से अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, सुरक्षा सचिव की एक प्रकार से अतिरिक्त जिम्मेदारी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने में क्वेश्चन करा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर सबके सब ध्यान दीजिएगा। पूछा है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 ये कहां पर आयोजित हुई? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अच्छे से याद रखिएगा, ये कहां आयोजित हुई है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन हुआ है। गोल्ड मेडल कितने? 6। सिल्वर मेडल कितने? 3। ब्रॉन्ज मेडल कितने? 1। टोटल कितने हो गए? 10 मेडल। तो भारतीय तीरंदाजी टीम ने कितने पदक जीते? टोटल 10 पदक जीते, जिसमें गोल्ड कितने? 6, सिल्वर कितने? 3, ब्रॉन्ज कितने? 1, टोटल कितने हो गए? 10। ये कहां पर आयोजन हुआ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भाई इसका आयोजन कहां पर हुआ है? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। जो वर्ल्ड या विश्व तीरंदाजी तीरंदाजी संगठन है, या वर्ल्ड आर्चरी करके जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पूरे विश्व में तीरंदाजी का सबसे बड़ा संगठन है, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी और लुजान स्विट्जरलैंड में, अच्छे से याद रखिएगा, इनका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुजान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व आर्चरी संगठन। भारत के एक ऐसे पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसका तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है। भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश जिसका तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है। जिसका तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल हो जाता है। 7वें का उत्तर डी 10। रोलान महोत्सव ये साथी कहां पर मनाया जाता है? रोलान महोत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? अच्छे से याद रखिएगा, इसमें जो अपना चेहरा होता है ये ढककर भगवान के प्रति एक प्रकार से भक्ति भाव में नृत्य आदि से संबंधित है। इसके और भी है, जैसे यहाँ पर हल्दा उत्सव भी मनाया जाता है, इसी राज्य में हल्दा उत्सव, इसी राज्य में लावी मेला, लावी फेयर भी जिसको कह सकते हैं, इसी राज्य में मिंजर मेला भी लगता है। इसी राज्य से संबंधित क्या है? मिंजर मेला। कुल्लू दशहरा भी यहीं का त्योहार है। कुल्लू दशहरा भी क्या हो जाता है? आप कहोगे सर इसी राज्य का त्योहार है। 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को इसे साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहां पर विधानसभा की 68 सीट है, लोकसभा की 4, जबकि राज्यसभा की 3 सीट है। लोकसभा की 4 और राज्यसभा की कितनी सीटें? तो कहोगे सर लोकसभा की 4 और राज्यसभा की यहां पर कितनी सीट आ जाती है? तो कहोगे राज्यसभा की साथ ही यहां पर 3 सीट आ जाती हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें? तो कहोगे सर राज्यसभा की यहां पर एक प्रकार से याद रखिएगा 3 सीटें आ जाती हैं। लोकसभा की 4 और विधानसभा की कितनी सीटें? 68 सीटें। 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। और रोलान महोत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश का त्योहार है। हिमाचल प्रदेश के और भी त्योहार है, जैसे हल्दा उत्सव, हल्दा उत्सव, लावी फेयर, मिंजर मेला, ये बहुत पूछा जाता है। कुल्लू दशहरा, ये सारे के सारे भी हिमाचल प्रदेश के त्योहार है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 25 जनवरी 1971।
हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंदा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का एक प्रकार से आदेश दिया है? ये जो सारंदा फॉरेस्ट है, सारंदा वन, यहां पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष? साल के वृक्ष। तो इन वृक्षों की एक प्रकार से सुरक्षा करने के लिए या इन वृक्षों की एक प्रकार से संरक्षण करने के लिए ये आदेश दिया गया है झारखंड सरकार को। किस सरकार को भैया? झारखंड सरकार को, कि जो सारंदा फॉरेस्ट है इनको वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दीजिए। वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने से क्या होगा कि यहां पर कुछ मतलब जो माइनिंग होगी या इस प्रकार की जो एक्टिविटी होंगी, खनन गतिविधि, जिनसे साल के वृक्षों पर खतरा है, उस पर रोक लग जाएगी और ये वृक्ष सुरक्षित रह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड की बात करें। किसकी? झारखंड। झारखंड की जो स्थापना हुई है वो 15 नवंबर साल 2000 को। झारखंड कब स्थापित हुआ है? 15 नवंबर साल 2000 को झारखंड की स्थापना हुई है। 15 नवंबर साल 2000। यहाँ पे विधानसभा की कितनी सीट होती है? 81 सीट होती है। जबकि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा की कितनी सीट हो जाती है? 81। लोकसभा की यहां पर याद रखना 14 सीट है और राज्यसभा की 6 सीट है। लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीट है। जबकि यहां पर विधानसभा की कितनी है? 81। 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीट है। तो झारखंड राज्य को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सारंदा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दे। सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। अनुच्छेद 124 से 65 वर्ष की रिटायरमेंट आयु होती है, 65 वर्ष की। एक चीफ जस्टिस, 33 अन्य, कुल 34 जज हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 34 जज हैं। और अभी साथ ही 53वें चीफ जस्टिस, 52वें चीफ जस्टिस कौन है? आप कहोगे भैया भूषण गवई करके जो चीफ जस्टिस है। और 53वें चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस ये जस्टिस सूर्यकांत साहब होंगे। जस्टिस सूर्यकांत साहब। 9वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? अच्छे से याद रखिएगा, इनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम है भैया? शेख हसीना। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री तो शेख हसीना ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है जिनको मौत की सजा सुनाई है। किसने? वहां के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, बांग्लादेश जिसको कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने। इस वजह से पिछले साल जुलाई अगस्त में 2024 में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उन विरोध प्रदर्शन में लगभग 1400 मृत्यु हुई थी, 1400 डेथ। तो उसके लिए इनको मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, अच्छे से याद रखिएगा, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाती है? ढाका। राजधानी क्या हो जाती है? ढाका। जबकि मुद्रा क्या है? मुद्रा हो जाती है टका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? कहोगे सर कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है। ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। इसी में याद रखिएगा, भारत बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा है, 4096.7 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, ये भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर कोई पूछे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, भारत बांग्लादेश के बीच में अंतरराष्ट्रीय नदियों की संख्या 54 है। अंतरराष्ट्रीय नदियों की संख्या कितनी है? कहोगे सर 54।
तो ये भारत के पड़ोसी देशों में भी पूछा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतरराष्ट्रीय नदियां कितनी हैं। तो अच्छे से याद रखेगा 54 अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। भारत और बांग्लादेश की, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सर्वाधिक लैंड बाउंड्री जो है, सर्वाधिक स्थलीय सीमा, ये बांग्लादेश के साथ लगती है। स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की सीमा है, सबसे ज्यादा। और त्रिपुरा 3 ओर से, त्रि माने 3 से याद कर लेना, तीनों ओर से। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप को भारत ने जीता है। तो ये नई ट्रॉफी शुरू की है, ये एक नया टूर्नामेंट आईसीसी ने शुरू किया है, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी। इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जाएगा। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा भैया? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? थाई बाहत। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? थाई बाहत करके थाईलैंड की मुद्रा है, जबकि राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कह रहा हूं, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। मुद्रा हो जाती है थाई बाहत। तो यहां पर ये पहला टूर्नामेंट है, ये साथी इनॉग्रल टूर्नामेंट भी कह सकते हैं, या ये इस प्रकार का पहला संस्करण है। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी का ये पहला संस्करण है, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी, 8 टीमें। और ये T20 इंटरनेशनल है। ये कैसी ट्रॉफी है? इसमें T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। आईसीसी की बात करें, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसका गठन हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो 2005 तक इसका हेडक्वार्टर लंदन था, और 2005 के बाद में आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। 2005 के बाद में आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? संयुक्त अरब अमीरात दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात दुबई। तो आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी का आयोजन, ये पहला टूर्नामेंट है, 8 टीमें T20 इंटरनेशनल, बैंकॉक में खेला जाएगा, थाईलैंड की राजधानी। जबकि आईसीसी कब बनी? 1909 में, दुबई। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। 1 जनवरी 2026। एक चीज याद रखिएगा, जब साथी 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, तो यूपी होमगार्ड की जो कम से कम सैलरी होगी वो 52,000 रुपए के करीब बढ़ेगी। कितनी? 52,000 के करीब। तो इसलिए आप सब मेहनत में पूरी जी जान लगा दो। आप ये मत सोचो सारे के सारे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ना कि कोई ये होमगार्ड सोच के तैयारी नहीं कर रहा, तो सब तैयारी कर रहे हैं। आप केवल अपना फोकस ये रखो कि मुझे अपने जिले की एक सीट लेनी है। ये चीज तुम्हारी समझ में आ रही है? तो समझ में आती तो तुम लोग 7 बजे आते, समझ में आती तो तुम लोग 7 बजे। तुम्हें इस क्लास की वैल्यू का अंदाजा कब होगा? जब तुम पेपर दे के बाहर निकलोगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छा मौका है, पर ये मत समझना बिना पढ़े एग्जाम निकल जाएगा। बेशक नेगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका तो उत्तर दोगे ना। रंजना प्रकाश देसाई, कौन सा भारतीय बैंक 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला पहला बैंक बन गया है? बाजार पूंजीकरण। तो देखिए ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ क्या हो जाता भैया? कलकत्ता, जिसको बैंक ऑफ बंगाल कहा गया। बैंक ऑफ, आप इसे मुंबई कह सकते हो, जो साथी बैंक ऑफ बंबई पहले हो जाता था। और एक बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना 1843 में हुई, इसकी स्थापना साथी 1840 में हुई, और इसकी स्थापना 1806 में हुई। सबसे पुराना बैंक था ये। इन तीनों को मिलकर 1 जुलाई, 1 जुलाई, इन तीनों को मिलाकर बैंक बना, जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते थे। क्या कहते थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, शाही बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955, अच्छे से याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, 1 1955 को
इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो कहोगे सर एसबीआई या भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम कर दिया गया? एसबीआई या इसका नाम क्या कर दिया गया? कहोगे सर भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक कब से? 1 जुलाई 1955 से। 1 जुलाई। इन दोनों को मिलाकर तीनों को 1921 में बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बंबई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, और इसका नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 से क्या कर दिया गया? एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला दुनिया का या मतलब देश का पहला बैंक बना है, भारत का पहला। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 181वां सदस्य कौन सा बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1957 में स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। 181वां सदस्य देश मालदीव बना है। कौन भैया? मालदीव। इसकी राजधानी माले हो जाती है। इसकी राजधानी क्या है? माले। जबकि मुद्रा है रुपया। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। और राजधानी क्या हो जाती है? माले। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बनाए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957, वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? लापता लेडीज। पूछा है आसियान का 11वां सदस्य देश। आसियान का 11वां सदस्य देश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 1967 में हुई। स्थापना कब हुई? 1967 में। इसका जो सचिवालय वो इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसका सचिवालय क्या है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसके 10 सदस्य देश थे। अब जो ईस्ट तिमोर करके देश है ये भी इसका 11वां सदस्य बन गया है। तो आसियान में टोटल सदस्य कितने हो गए? 11। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईस्ट तिमोर। इसकी राजधानी है दिल्ली। दिल्ली मत लिख लेना। इसकी राजधानी है दिल्ली। दिल्ली DILI। इसकी राजधानी है दिल्ली। जबकि नाम क्या इसका? ईस्ट तिमोर। तो ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। और इसकी मुद्रा हो जाती है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। आसियान की स्थापना 1967 में। सचिवालय कहां पर है? कहोगे सर जकार्ता। आसियान का सचिवालय कहां पर है? तो कहोगे सर जकार्ता में। अब आप सबके सब जितना हमने पढ़ा है उसके विषय में आप बताते चलोगे। मालदीव की राजधानी मुद्रा बताइए। मालदीव की राजधानी और मुद्रा बताइए कि मालदीव की राजधानी और मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा बताइए। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा ये किस देश के साथ है? भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा ये किस देश के साथ है? सर्वाधिक स्थलीय सीमा आपको बताने। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? इस वर्ष इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यह भी आपको साथ में बता के चलना है। पूछा है भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना आपको बतानी है। थाईलैंड की राजधानी मुद्रा। थाईलैंड की राजधानी मुद्रा। आपको पूछा है भारतीय बागवानी संस्थान कहां पर है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और निमहेंस करके जो एक राष्ट्रीय संस्था है ये कहां पर है? कॉफी बोर्ड और सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर। कॉफी बोर्ड और सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर भी आपको बताना है। कॉफी और सिल्क बोर्ड के हेडक्वार्टर कहां पर है? इसी में भैया आपको बताना है। कॉफी और सिल्क बोर्ड के हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा विधानसभा, झारखंड में कितनी लोकसभा विधानसभा,
और इसी में आपको बताना है गुजरात में कितनी लोकसभा विधानसभा सीटें, गुजरात में कितनी लोकसभा विधानसभा सीटें। तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है? माले। रुपया इसकी मुद्रा है। हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां देश। बांग्लादेश में एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हुई और बांग्लादेश के कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। ढाका इनकी राजधानी है, जबकि टका मुद्रा। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा 4096.7 किलोमीटर की ये बांग्लादेश के साथ लगती है। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में वियना इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान 1909 में जमशेदजी टाटा के द्वारा बेंगलुरु में स्थापना की गई। इसी के वैज्ञानिक को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। आईसीसी 1909 में दुबई साथी इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। थाईलैंड की राजधानी हो जाती है बैंकॉक। यहां पर आईसीसी इमर्जिंग ट्रॉफी आयोजित होगी। थाई बात क्या हो जाती है? इनकी मुद्रा। जबकि भारतीय बागवानी संस्थान, कॉफी बोर्ड, सिल्क बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक तकनीक पर जवाहरलाल नेहरू संस्थान और राष्ट्रीय मस्तिष्क ये साथी बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। हिमाचल प्रदेश 68 विधानसभा, 4 लोकसभा, 3 राज्यसभा। झारखंड में 81 विधानसभा, 21 लोकसभा, 14 और 6। 14 याद रखिएगा साथी, कहोगे लोकसभा और 6 क्या हो जाती है? ये राज्यसभा। 14 लोकसभा। और झारखंड में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? झारखंड में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो कहोगे सर राज्यसभा सीटें 6, 14 लोकसभा। गुजरात में विधानसभा 182, 26 लोकसभा और 11 हो जाती है राज्यसभा। ये बताइए इसी में हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव ये कितने दिन का त्योहार है? कहां पर मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव? ये बताइए माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई और ये किसकी सीमा पर स्थित है? माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई और ये किसकी सीमा पर स्थित है? हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में बताइए। माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई और ये साथी किसकी सीमा पर स्थित है? ये किसकी सीमा पर? तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक। 1 से साथी 10 दिसंबर तक ये 10 दिन का त्योहार है, नागालैंड में मनाया जाता है। जबकि कंचनजंगा 8586 मीटर सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर सर्वाधिक जीआई टैग ये किस राज्य को मिले हैं? सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं? जो सर्वाधिक जीआई टैग है वो साथी किस राज्य को मिले? सबसे ज्यादा जीआई टैग आपको बताने किस राज्य को मिले। तो जितना आप इसको रिवाइज करते रहोगे उतना ही बार बार आपको रिवाइज होता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप केवल कम से कम 7 बजे उठकर आए, क्योंकि जो चीजें आप इधर उधर से छोड़ते हुए चलोगे आप यहां पर साथी उसको कवर करते चलोगे। तो कहोगे सर्वाधिक जीआई टैग ये यूपी को प्रदान किए गए। इसी में अगर एक क्वेश्चन पूछूं, इसी में क्वेश्चन पूछूं ट्रिप्स की फुल फॉर्म बताइए कि ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? ये जो ट्रिप्स समझौता हम लोग पढ़ते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रिप्स। और ये बताइए सिक्किम को किस समझौते, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, जो कि 16 मई 1975 से लागू रहा? ये कब से लागू रहा? अब कहोगे सर 16 मई 1975 से। 16 मई 1975। कौन से समझौते, कौन से संविधान संशोधन? तो अच्छे से याद रखेगा भैया यहां पर कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 36वें। अब बताइए क्लास कैसी लगी? ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है इसको आप नॉर्मली नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास एप्लीकेशन पर बच्चा एक क्लास और है जो बहुत मजबूती आपको देगी राज्यवार जीके।
जिसको राज्य दर्शन भी कह देते हैं। और जिस प्रकार का राज्यवार जीके का कंटेंट अपने पास है, आप कहीं भी तुलना कर लोगे कंटेंट नहीं मिलेगा। एक एक राज्य 30-35 दिन की क्लास होती है, 1.5 घंटे की, सारे के सारे राज्य, कला, संस्कृति, सब कुछ। और कम से कम आपके 100 नंबर के पेपर में 20 क्वेश्चन करने में मदद करेगी। एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे। अब जो साथी सबसे पहले सुन लीजिए, जिसने भी इस वीडियो को अभी तक अपने व्हाट्सएप पे नहीं लगाया है, तो साथी सबसे पहले तो सबके सब आप अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर लगा लेना, इसके लिंक को। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी चीज, यहां पर एक लिंक दिख रखा है आपको, जितने भी आप साथी हैं इस लिंक पर क्लिक करके 22 तारीख को होमगार्ड की किताब आ रही है। क्या रे भैया, 22 तारीख को होमगार्ड की किताब। तो आप सारे के सारे साथी, एक संविधान की क्यों लगा, तो साथियों होमगार्ड की किताब आ रही है 22 तारीख को। आप सबके सब होमगार्ड की इस किताब को उस लाइव इवेंट में जरूर जुड़ना रात के 9 बजे। ये जो 22 तारीख आ रही है 3-4 दिन बाद शनिवार को। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जिस भी साथी ने अभी अंतिम प्रयास ज्वाइन नहीं किया है, मात्र 99 रुपए का है। आप लोगों पीछे अंतिम मौका है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें स्टडी मटेरियल इत्यादि सब कुछ अपलोड हो चुका है। बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है और ये इंडिया का सबसे बड़ा बैच बनेगा। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त है, एक टीचर के तौर पर, मान लो एक बड़े भाई के तौर पर, कोई चीज आपको कह रहा हूं तो आप भटकने की जगह एक जगह टिक कर पढ़ लो, बहुत फायदा होगा। अब सबके सब अभी अंतिम प्रयास से जुड़िए। ये सारी की सारी पीडीएफ, सारे जो भी लगेगा ये महत्वपूर्ण है, टेस्ट से लेकर स्टडी मटेरियल से लेकर लाइव क्लास, ये कंप्लीट थ्योरी बैच है। 60 दिन का सिलेबस है तुम्हारा, 60 दिन में सब कुछ अच्छे से, और उसके टेस्ट के साथ, और फिर साथ ही केवल रिवीजन और रिवीजन। तब सबके सब अंतिम प्रयास से जरूर जुड़ जाना, आज ही जुड़ जाना बिना कोई दूसरा सोचे। ठीक है भैया, चलिए बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली क्लास 8, 9, 10 बजे आप उन्हें ले सकते हैं होमगार्ड की। थैंक यू, जय हिंद।